पूरी दुनिया में जैसे जैसे भारत का डंका बज रहा है, उसी अनुपात में भारतीय मूल के लोगों पर नस्लीय हमले भी बढ़ने लगे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका में एक भारतीय महिला के साथ मैक्सिको मूल की अमेरिकी महिला ने गाली गलौज की थी। अब पोलैंड में एक अमेरिकी ने भारतीय नागरिक को गालियां देकर धमकाया। Why don't you go back to your own country? Why are you here? And Europeans want to know why you think you have the right to invade our country. Why are your people invading our homelands? नस्ल की वजह से एक भारतीय नागरिक पर नफरत का जहर उगलने का ये वीडियो पोलैंड का है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पोलैंड की राजधानी वॉर्सो के एक शॉपिंग सेंटर के बाहर का है, जहां एक भारतीय नागरिक को हत्यारा और आक्रमणकारी बताकर उसे एक आदमी भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। Why don't you build your own country? Why don't you build your own country? Why are you being a parasite? Do you think it's okay for you to invade Europe? You're genociding our race. You're an invader. You're an invader. You're an invader. Go home, invader. Go home. We don't want you in Europe. We don't want you in Europe. We don't want you here. Poland for Polish only. Poland for Polish only. पहले लगा कि भारतीय नागरिक के साथ गाली गलौज करने वाला ये नस्लवादी सनकी पोलैंड का मूल निवासी होगा। पोलैंड में भारतीय मूल के 15,000 से ज्यादा लोग नौकरी और बिजनेस करते हैं, जिनके साथ नस्लीय भेदभाव की शिकायतें मिलती रहती हैं। भारतीय मूल के लोगों पर पोलैंड में कई बार हमले भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। पोलैंड में भारतीय नागरिक के साथ बेहद घटिया हरकत करने वाला ये शख्स खुद पोलैंड के लिए विदेशी था, जिसने खुद माना कि वो अमेरिका से आया है। I'm from America, and in America, so in America, there's too many of you guys here. So why are you in Poland? Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? अमेरिकी नागरिकों के मन में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत की एक हफ्ते में ये दूसरी घटना थी। इससे पहले अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय महिला के साथ न सिर्फ गाली गलौज की गई, बल्कि हाथापाई पर भी उतर आई। If you are Mexican, why don't you go back to Mexico? भारत के प्रति नफरत से भरी ये महिला भी अमेरिका की मूल निवासी नहीं थी। वो मैक्सिको से आकर अमेरिका में बसी थी। खुद प्रवासी होकर भी उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई भारतीय वहां कैसे रह सकता है। Because I'm a Mexican American, but I speak you. The four of us were talking. Why would you come and talk to us and make a racist comment? Now she's hitting the third person. टेक्सास की बदमिजाज महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मारपीट और नस्लवादी हिंसा का केस दर्ज किया गया है। लेकिन पोलैंड में भारतीय नागरिक के साथ गाली गलौज करने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी की एक मुस्लिम नेता घर में गणेशोत्सव मनाने की वजह से कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। उनके खिलाफ सहारनपुर के एक मौलाना ने फतवा जारी किया, तो अब उनका आरोप है कि कुछ लोग गणेश की मूर्ति स्थापित करने की वजह से उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मियां बीवी राजी पर मानते नहीं काजी। कुछ ऐसा ही अलीगढ़ की रूबी आसिफ खान के साथ हुआ, जिन्होंने पति और बच्चों की राजी खुशी से घर में गणेश की मूर्ति स्थापित की और अब वो कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है 7 दिनों के लिए, और मैं किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं मानती हूँ। मैं सभी तरह के त्योहार मनाती हूँ। ये मेरे मन की आस्था है, मुझे अच्छा लगता है।
बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी रूबी आसिफ खान के मन को जो अच्छा लगा वो मौलानाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सहारनपुर के एक मौलाना ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ा चुके पूर्व प्रोफेसर भी इस फतवे को सही ठहराने में जुटे हैं। देखेंगे आप तो एक खुदा को मानने की बात नहीं है, एक खुदा को मानेंगे तो मूर्ति नहीं रख सकेंगे। आप कब्र को सजदा करें तब भी वही बात, खुदा के अलावा किसी से मांगे वो तो वही एक ही बात है। वो मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। ये इस्लाम के खिलाफ है। खिलाफ नहीं, मोमिन ही नहीं हो, इस्लाम के खिलाफ तो होना अपनी जगह है। रूबी का आरोप है कि फतवा जारी होने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने फतवा और धमकी देने वालों को जिहादी उग्रवादी करार दिया। कहूंगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब। रूबी ने घर में 7 दिन के लिए गणपति की स्थापना की है और धमकियों के बावजूद उन्होंने ऐलान किया है कि 7 दिन बाद वो पूरे विधि विधान से विसर्जन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात के बनासकांठा जिले में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का हैरतअंगेज मामला सामने आया तो वहां हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि वहां दीसा कस्बे में हिंदू लड़की को लव जिहाद में फंसाया गया और फिर उसकी मां और भाई का भी धर्म परिवर्तन करा दिया गया। लव जिहाद के आरोपियों ने तीनों को घर भेजने के बदले में 25 लाख रुपए मांगे तो तंग आकर लड़की के पिता ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसी के विरोध में दीसा कस्बे में जबरदस्त आंदोलन हुआ। बनासकांठा का दीसा कस्बा लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के विरोध में हिंदू संगठनों के धर्म युद्ध का मैदान बन गया। दीसा से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गांव में नर्सिंग की छात्रा के साथ लव जिहाद और लड़की के साथ उसकी मां और भाई के भी धर्म परिवर्तन के विरोध में हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर थी। हिंदू समाज में बात करवा वालों नहीं, पर मित्रों हिंदू समाज दीसा के बागीचा सर्कल पर प्रदर्शन करने के बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता रैली निकालने पर आमादा हुए तो हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। जो तय रूट था, रूट पे जाना था, उस रूट की बजाय एक जो हिस्सा था वो किसी और रूट के ऊपर चला गया। तो उस हिस्से को उस रूट के ऊपर जाने के लिए हमने सिर्फ कहा था वहीं के दृश्य जो 4-5 सेकंड के दृश्य उसको दिखाया जा रहा है। पुलिस ने ऐसा कोई बड़ा लाठीचार्ज हो, किसी को लगे, ऐसा कुछ नहीं किया। इस आंदोलन की बागडोर दीसा के बीजेपी विधायक शशिकांत पांड्या ने संभाल रखी थी, जिनका आरोप है कि एक लड़की के साथ लव जिहाद के बाद आरोपियों ने उसकी मां और भाई का भी धर्म परिवर्तन करा दिया और अब लड़की के पिता से 25 लाख रुपए की वसूली करने की कोशिश की जा रही है। इन लड़की की माता और लड़की के भाई को वापस लाने की लड़की के पिता ने अर्ज की तो इन लोगों ने 25 लाख रुपए की डिमांड की और 25 लाख रुपया दो और ले जाओ। लड़की के पिता के पास तो पैसा कहाँ से आए भैया, और इसके लिए पैसा देने का क्या? हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को गुमराह करके ले जाना अलग धर्म में और बाद में पैसे का डिमांड करना, ये तो एक गलत सरासर अन्याय था। शक्ति प्रदर्शन के बाद विधायक ने चेतावनी भी दी कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की साजिश बहुत भारी पड़ेगी। कि अगर ये बार बार ऐसा करेंगे तो दोस्तों इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इसका रिएक्शन आएगा। हिंदू समाज सावज की तरह है, शेर की तरह है, कोई नपुंसक नहीं है हिंदू समाज। फिलहाल दीसा में हालात नियंत्रण में हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लड़की, उसकी मां और भाई का अभी कोई पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही से दिल्ली में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 6 घंटे तक पूछताछ की। नोरा से एक दो नहीं बल्कि 50 सवाल पूछे गए। यही नहीं, नोरा के बाद अब जैकलीन जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जैकलीन फर्नांडिस को 12 सितंबर को दिल्ली तलब किया गया है। अब सवाल यह है कि ईडी की चार्जशीट और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की पूछताछ में बॉलीवुड की इन 2 ग्लैमर गर्ल्स का क्या होगा? क्या नोरा और जैकलीन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब नोरा फतेही के बाद जैकलीन से होंगे सवाल। 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में जेल की हवा चंद्रशेखर। तिहाड़ में अपने गुनाहों की सजा भोग रहा है सुकेश चंद्रशेखर। तो दूसरी तरफ ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर अपना शिकंजा और मजबूत करती जा रही हैं। सुकेश जेल से बाहर आ ही न सके, इसके लिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। उसके काले खजाने पर ताला लगाया जा रहा है। 24 अगस्त को ही चेन्नई में सुकेश के सी फेसिंग बंगले को सीज कर दिया गया। इस बंगले से 82.5 लाख रुपए, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी कारें जब्त की। खुद को कभी पीएम ऑफिस तो कभी गृह मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताने वाला सुकेश चंद्रशेखर बुरी तरह फंस गया है। सुकेश की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं उससे दोस्ती रखने वाली बॉलीवुड की 2 स्टार्स भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस की। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से दोस्ती ही थी जिसकी वजह से नोरा फतेही को 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर मुंबई से दिल्ली आना पड़ा। नोरा फतेही को EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सवालों का सामना करना पड़ा। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में EOW की ऑफिस में नोरा फतेही से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। नोरा फतेही से 50 सवाल पूछे गए। नोरा ने पूछताछ में सहयोग तो किया, लेकिन कुछ सवालों के जवाब टाल गईं। कल उनको बुलाया था हमने और बेसिकली ये जो क्राइम सिंडिकेट जो बस्ट हुआ था, सुकेश चंद्रशेखर जो जेल से चला रहा था, उससे जुड़े हुए जितने भी कैरेक्टर हैं उनको बुला के और केस को पुख्ता करने के लिए ये पूछताछ हुई है। कल करीब 6 घंटे के आसपास पूछताछ हुई है। सर, क्या नोरा ने सहयोग किया जांच में? क्योंकि लगातार तमाम सवाल पूछे गए होंगे आप लोगों की तरफ से, आप भी जांच में उसमें क्वेश्चनिंग में इन्वॉल्व गए थे, तो क्या सहयोग कॉपरेट तो कर रही है, बट कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिला है, तो हो सकता है और आगे भी पूछताछ करने की आवश्यकता हो। नोरा फतेही और सुकेश चंद्रशेखर की दोस्ती कैसे हुई? क्या नोरा फतेही को सुकेश के काले कारनामों की जानकारी थी? ऐसे तमाम सवाल दिलबर गर्ल से पूछे गए, लेकिन EOW के अधिकारी नोरा के जवाबों से पूरी तरह मुतमईन नहीं हुए। लिहाजा एक बार फिर उनसे पूछताछ की जा सकती है। अब आपके जहन में ये सवाल कौन रहा होगा कि नूरा से कौन कौन से सवाल किए गए? क्या नूरा ने अपनी और सुकेश चंद्रशेखर की दोस्ती की बात कबूली या नहीं कबूली? नूरा ने यह माना या नहीं माना कि उन्होंने महाठग सुकेश से महंगे गिफ्ट्स लिए थे? जी न्यूज के पास नोरा से पूछे गए 50 सवालों की लिस्ट में से कुछ अहम सवालों की जानकारी है, जिनके जवाब नोरा ने दिए। EOW के अधिकारियों ने नोरा से पूछा कि वो सुकेश से कैसे संपर्क में आई और क्या उन्होंने सुकेश से महंगे गिफ्ट लिए। तो जवाब में नोरा ने कहा कि वो सुकेश की पत्नी से नेल आर्ट फंक्शन के दौरान मिली थी। यही सुकेश की पत्नी ने उन्हें एक BMW कार गिफ्ट की थी। इसके बाद EOW अधिकारियों ने पूछा कि क्या वो सुकेश की क्राइम हिस्ट्री के बारे में जानती थी। तो नोरा ने कहा कि वो सुकेश और उनकी पत्नी की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। यही नहीं, नोरा से पूछा गया कि वो जैकलीन फर्नांडिस को कैसे जानती है। तो नोरा ने कहा कि उनका जैकलीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अभी तो वो यही बोल रही है कि मुझे नहीं पता था, जो मुझे चेन्नई में फंक्शन में बुलाया गया था, कि इसके तार इस क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जो गाड़ी या गिफ्ट वगैरह जो मिली हैं उनका क्या उपयोग हुआ, किस प्रकार से उनको लिया गया, किस एवज में लिया गया, तो सब चीज़ों का गहन
अन्वेषण करके हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। सर, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में उसे पता था कि सुकेश का जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या क्या उसने बारे में कैसे संपर्क में आई? उसमें जो अभी ये पता चल रहा है कि जो कुछ लोग जो इसके आसपास काम कर रहे थे, जितनी भी अभिनेत्रियां इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं, तो उनको ये पहले संपर्क करता था और फिर उनके थ्रू दोस्ती बढ़ाने के लिए कि मैं इनको प्रमोट करूंगा, और फिर बहुत ही, चूंकि आपको पता है ये 200 करोड़ रुपया इसने ले लिया, तो उनको गिफ्ट्स देने में, उनको महंगे उपहार देने में, उस तरह से उनको फंसा के, और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को बाद में पता भी चल गया हो, फिर भी वो चूंकि लालच में उसमें चलते रहे आगे। ईडी की पूछताछ में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को लग्जरी कार समेत कई महंगे तोहफे देने का खुलासा किया था। 14 अक्टूबर 2021 को नोरा और सुकेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी। इस दौरान नोरा ने खुद ये कबूल किया कि उसने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी कार गिफ्ट में ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोरा फतेही का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया था, लेकिन अब भी वो जांच एजेंसियों के रडार से बाहर नहीं हुई है। यही नहीं, नोरा से हुई पूछताछ के बाद अब ईओडब्ल्यू जैकलीन फर्नांडिस से सवाल जवाब करने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 12 सितंबर को ईओडब्ल्यू जैकलीन से 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल जवाब करेगी। यही नहीं, 26 सितंबर को ईडी ने भी जैकलीन को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल इस मामले में 31 अगस्त यानी कि बुधवार को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने खुद दोनों जांच एजेंसियों को जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि सुकेश ने जैकलीन को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में 57 लाख रुपए में एक घोड़ा खरीद कर दिया था, और उस घोड़े को रेस कोर्स में रखने के लिए 7 लाख रुपए की अदायगी भी की थी। जबकि सुकेश ने जैकलीन की बहन को अमेरिका में BMW कार खरीदने के लिए $1,80,000 भेजे थे। जैकलीन के माता पिता के लिए बहरीन में 2 कारें खरीदने के लिए 1 करोड़ 89 लाख रुपए भेजे गए थे। ऑस्ट्रेलिया में जैकलीन के भाई के लिए एक SUV खरीदने के लिए $50,000 अमेरिकी डॉलर भेजे थे। और तो और सुकेश जैकलीन के लिए मुंबई के पॉश इलाके जुहू और श्रीलंका में भी एक घर खरीदने वाला था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चार्जशीट के मुताबिक जैकलीन सुकेश के सारे काले कारनामों के बारे में जानती थी, इसके बाद भी वो उनसे महंगे तोहफे लेती गई। अब सच क्या है और झूठ क्या, इसका पता तो तफ्तीश पूरी होने के बाद ही चलेगा। लेकिन फिलवक्त सुकेश से दोस्ती जैकलीन और नोरा फतेही को भारी पड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गोवा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी सुधीर सांगवान ने कबूल किया है कि उसने सोनाली की हत्या की साजिश रची थी। गुरुग्राम से गोवा लाना भी साजिश का हिस्सा था। इस बीच गोवा पुलिस सोनाली के 3 बैंक अकाउंट और सुधीर सांगवान के 1 बैंक अकाउंट की जानकारी भी खंगाल रही है। सोनाली के घर से 3 डायरी मिली हैं, जबकि 4 बैंक अकाउंट और 3 डायरियों के जरिए हत्या के मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट का यही सीसीटीवी फुटेज सोनाली के पीए सुधीर सांगवान के गले की फांस बन गया। सोनाली को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की इसी तस्वीर ने शक की सुई सुधीर सांगवान की तरफ मोड़ दी थी। गोवा पुलिस के मुताबिक इसी ड्रिंक को पीने के बाद सोनाली की तबीयत बिगड़ी। वो बदहवास सी दिखी, लड़खड़ाते हुई दिखी। काली टी शर्ट में दिख रहा सांगवान उन्हें सहारा देकर ले जाते हुए दिखा। गोवा पुलिस ने जब सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर से सख्ती से पूछताछ की तो सारी कहानी साफ हो गई। गोवा पुलिस की माने तो सुधीर ने कबूल किया कि उसी ने सोनाली की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था।
पुलिस के मुताबिक ड्रिंक में MDMA ड्रग्स मिलाया गया, जिससे सोनाली की तबीयत बिगड़ गई। सुधीर ने ड्रग्स पिलाने की बात तो मान ली, लेकिन सवाल यह था कि क्या ऐसा जानबूझकर किया गया? क्या सोनाली की हत्या के मकसद से ड्रग्स दिया गया? क्या सुधीर ने सोनाली की हत्या की साजिश रची? गोवा पुलिस सभी सवालों के जवाब तलाश ही रही थी कि सुधीर सांगवान ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया। गोवा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सुधीर ने कबूल किया कि वो साजिश के तहत सोनाली को गोवा ले गया था। गोवा पुलिस की माने तो उसने हत्या की बात भी कबूल कर ली है। गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। आरोपी सुधीर सांगवान, जिसे इस वक्त कस्टडी में रखकर पूछताछ हो रही है, उसने सोनाली फोगाट की हत्या की बात कबूली भी है और इस बात को माना है कि एक लंबी साजिश का हिस्सा रहा है। यहां तक कि गुड़गांव से लेकर गोवा तक का सफर आना, शूट का बहाना करना, यह सब उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहा था। हालांकि गोवा पुलिस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे हत्याकांड के पीछे आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह की मंशा या मोटिव का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाई है। सुधीर सांगवान से पूछताछ के बीच हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा में है। गोवा पुलिस हत्या के मकसद पता लगाने के लिए अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। प्रॉपर्टी के साथ साथ जांच की सुई सोनाली और सुधीर के बीच हुए पैसों के लेन देन को लेकर भी घूम रही है। यही वजह है कि सोनाली के SBI, एक्सिस और ICICI बैंक के 3 अकाउंट की डिटेल्स लेने के बाद आज गोवा पुलिस हिसार के जिंदल चौक स्थित बंधन बैंक पहुंची। यहां पुलिस ने सुधीर सांगवान के बैंक अकाउंट की डिटेल्स खंगाली। सोनाली फोगाट हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी गोवा पुलिस को कई अहम सबूत हिसार का ये बंधन बैंक दे सकता है, जहां पर आज गोवा पुलिस आई थी और इसी बंधन बैंक की ब्रांच में जो कुछ जानकारी है वो बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई वो मांगी थी। बताया जा रहा है कि सुधीर सांगवान का बैंक अकाउंट इसी बंधन बैंक के अंदर है। इसके अलावा गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के 3 बैंक अकाउंट हैं जो कि अलग अलग बैंक में है। एक SBI में है, एक ICICI बैंक में है और एक्सिस बैंक में। इन तीनों बैंक से उनकी बैंक अकाउंट डिटेल मांगी है, जिसे खंगाला जा रहा है। दरअसल गोवा पुलिस की जांच की सुई पैसों के लेन देन पर ही टिकी है। परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सोनाली की हत्या की गई। इसीलिए गोवा पुलिस ने सोनाली के 3 बैंक अकाउंट और सुधीर के 1 बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी है। इस बीच गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट के घर से 3 डायरियां भी हाथ लगी हैं। ये वो डायरी हैं जिसमें सोनाली अपनी जिंदगी से जुड़ा एक राज लिखा करती थी। पुलिस ने घर में मौजूद सोनाली के एक लॉकर को भी खोलने की कोशिश की, लेकिन ना तो परिवार वाले लॉकर का पासवर्ड बता पाए और ना ही पुलिस इस लॉकर को खोल पाई। इसके बाद पुलिस ने इस लॉकर को सील कर दिया। गोवा पुलिस आज सोनाली जी की अलमारी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स लॉकर है जो कि कोड से खुलता है, वो कोड से नहीं खुला तो उन्होंने फिर उसको सील कर दिया हिसार पुलिस के द्वारा। और 3 डायरियां सोनाली जी की वो लेके गए साथ में। दरअसल गोवा पुलिस के हाथ हत्यारों तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हत्या के पीछे के कारणों से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। शायद इसीलिए पैसे और प्रॉपर्टी के एंगल को भी खंगाला जा रहा है। इसीलिए सोनाली के घर में स्थित सुधीर सांगवान के कमरे की भी तलाशी ली गई। तमाम कागजातों को खंगाला गया। ये कमरा सुधीर सांगवान का है, जहां पे आप देख सकते हैं जी न्यूज़ पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर उसके कमरे की तलाशी ली गई है। कुछ सारे दस्तावेज हैं, जो स्टैम्प पेपर है, उसे प्रॉपर्टी के कुछ दस्तावेज बताए जा रहे हैं, इसकी तलाशी ली गई है। इसके अलावा जो अलमारी है उसको खंगाला गया है। गोवा पुलिस हरियाणा में हत्या के पीछे के मकसद की तलाश कर रही है। मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान के कबूलनामे का भी दावा कर रही है। सोनाली से जुड़े तमाम दस्तावेज जुटा लिए गए हैं। फार्म हाउस से गायब DVR भी बरामद कर ली गई है। अब इंतजार है तो इस हत्याकांड से पर्दा उठाने का। इसीलिए गोवा के CM प्रमोद सावंत ने पुलिस से जल्द आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने को कहा है, ताकि हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने के आदेश गोवा पुलिस को दिए हैं और यही वजह है
कि गोवा पुलिस हिसार में सोनाली फोगाट से जुड़े हुए संपत्ति और बैंक खातों की जांच कर रही है ताकि उसकी जानकारियों को चार्जशीट का हिस्सा बनाया जा सके। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, हिसार।